अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द AR लर्निंग एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम UHS पास्ट पेपर 2011 में MCQs 195 टू 220 डिस्कस करेंगे। इससे पहले प्रीवियस 2 वीडियोस के अंदर फर्स्ट 60 MCQs हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज उससे नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 195। इंटीरियर ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज डिवाइडेड इनटू हेट्रोजेनस स्ट्रक्चर इम्बेडेड इन मैट्रिक्स नोन एज। तो वो पूछना चाह रहा है कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर मैट्रिक्स में इम्बेडेड हेट्रोजेनस स्ट्रक्चर्स को क्या नाम देते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट जैसा कि हम लोग जानते हैं डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली है और इनर मेम्ब्रेन के इनसाइड जितनी भी स्पेस होती है उसको हम लोग कहते हैं मैट्रिक्स, और उस मैट्रिक्स के अंदर जो फ्लूइड मौजूद होता है उसको कहते हैं स्ट्रोमा, जिसके अंदर डार्क रिएक्शन के लिए इंपॉर्टेंट एंजाइम्स मौजूद होते हैं। तो स्ट्रोमा के अंदर कुछ कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं जो कंबाइन होकर ग्रेनम, जिसको सिंगुलर ग्रेनम कहेंगे, और अगर कलेक्टिवली उन तमाम ग्रेनम को डिस्कस करें तो हम उनको कहते हैं ग्रेना। तो वो ग्रेना इम्बेंड हुए होते हैं स्ट्रोमा के अंदर या मैट्रिक्स के अंदर। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर बन रहा है वो आंसर है अल्फा, ग्रेना। क्वेश्चन 196, in which phase of the cell division the metabolic activity of the nucleus is high। तो कौन सी फेज़ है सेल डिवीजन की जिसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटी न्यूक्लियस के अंदर हाई होगी। तो याद रखना है जो भी सेल डिवीजन हो, सेल डिवीजन के दरमियान जो गैप होता है उस गैप को कहते हैं इंटरफेस। तो सेल डिवीजन माइटोसिस या मियोसिस, 2 टाइप्स हैं सेल डिवीजन की। तो माइटोसिस या मियोसिस के अंदर जस्ट डिवीजन हो रही है और इंटरफेस में सेल को प्रिपेयर किया जा रहा है फॉर द डिवीजन। तो इंटरफेस एक लेंथी फेज़ होगी और इसी इंटरफेस के अंदर फर्दर G1, G2 और जो S फेज़ है वो प्रेजेंट होंगी। तो इंटरफेस एक लेंथी फेज़ होगी और इसके अंदर जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होगी सेल की वो हाई होगी, क्योंकि यहाँ पे स्पिंडल फाइबर्स की फार्मेशन हो रही है, यहाँ पे स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स की जो सिंथेसिस है वो हो रही है, क्रोमोसोम डुप्लीकेशन हो रही है, और उसके बाद जो सेंट्रियोल डुप्लीकेशन हो रही है। ये तमाम की तमाम जो प्रोसेसेस हैं ये कंप्लीट हो रहे हैं इन द इंटरफेस। तो करेक्ट यहाँ पे जो आंसर बनेगा वो है बीटा इंटरफेस। क्वेश्चन 197, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ट्रिगर्स अब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो इस हार्मोन का फंक्शन अगर देखें तो इस हार्मोन का काम होता है ओव्यूलेशन। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बेसिकली ओवरी से एग को रिलीज करवा रहा होगा, ये इसका बेसिक काम होगा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का। ऑप्शन ए सीसेशन ऑफ ओजेनेसिस, ओजेनेसिस को रोक देना, नहीं ये काम ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का नहीं होगा। ब्रेक डाउन ऑफ ओसाइट, ये काम भी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन नहीं करवा रहा। ओव्यूलेशन, तो ओव्यूलेशन का काम बेसिकली हम कहते हैं ओव्यूलेशन, द रिलीज ऑफ एग फ्रॉम ओवरी इज नोन एज ओव्यूलेशन। तो चार्ली ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन 198, साइफिलिस इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज विच इज काज्ड बाय। तो साइफिलिस को काज कर रहे होगा ट्रेपोनीमा पैलेडियम, चार्ली ऑप्शन। क्वेश्चन 199, मसल इज मेड अप ऑफ मैनी सेल्स विच आर रेफर टू एज। तो मसल्स जिन सेल से बने होते हैं उनको कहते हैं मसल फाइबर्स, और मसल फाइबर के अंदर फर्दर मायोफिब्रिल्स मौजूद होती हैं और उन मायोफिब्रिल्स के अंदर मायोफिलामेंट्स मौजूद होते हैं, और सार्कोलीमा हम लोग कहते हैं द मेम्ब्रेन ऑफ मसल फाइबर। मसल फाइबर की जो मेम्ब्रेन होगी उसको बोलेंगे सार्कोलीमा। तो यहाँ पे पूछा गया है मसल के सेल्स को क्या कहते हैं, तो उनको कहते हैं मसल फाइबर्स, डेल्टा ऑप्शन मोस्ट रेलिवेंट। द लेंथ ऑफ मायोफिब्रल फ्रॉम वन जेड लाइन टू द नेक्स्ट इज नोन एज। तो एक जी लाइन से नेक्स्ट जी लाइन तक या एक जी बैंड से नेक्स्ट जी बैंड तक का जो डिस्टेंस होगा हम उसको कहते हैं सार्कोमेयर, और ये फंक्शनल यूनिट होता है मायोफिब्रल्स के अंदर। मायोफिब्रल्स बेसिकली कंट्रैक्टिंग स्ट्रक्चर्स होती हैं मसल्स के अंदर, और उन कंट्रैक्टिंग स्ट्रक्चर का जो फंक्शनल यूनिट होगा वो होगा सार्कोमेयर। कैल्शियम आयन रिलीज ड्यूरिंग मसल फाइबर कंट्रैक्शन अटैच विद। तो मसल
की जो कंट्रैक्शन होती है, जब वो इनिशिएट होती है तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम आयंस रिलीज हो रहे होते हैं और ये कैल्शियम आयंस ट्रोपोनिन के साथ आके बाइंड करते हैं और ट्रोपोनिन के स्ट्रक्चर को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं और वहाँ पे बाइंडिंग साइट्स एक्सपोज होती हैं मायोसिन हेड्स के लिए और मायोसिन हेड्स बाइंड होती हैं और कंट्रैक्शन परफॉर्म हो रही होती है। तो जो कैल्शियम आयंस हैं वो बेसिकली बाइंड करेंगे ट्रोपोनिन के साथ और ये रिलीज हो रहे होंगे फ्रॉम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स। ए मसल कंडीशन रिजल्टिंग फ्रॉम अकमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड एंड आयंस इम्बैलेंस। तो लैक्टिक एसिड की अकमुलेशन से आप लोगों ने याद रखना है कि ये हिंट दे रही है टवर्ड मसल फटीग, क्योंकि जब एक्सेसिवली एक्सरसाइज में इन्वॉल्व हो मसल्स तो तब मसल्स के अंदर लैक्टिक एसिड की प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही होती है और ये लैक्टिक एसिड की प्रोडक्शन लीड करती है मसल फटीग की तरफ। द पिगमेंट विच स्टोर ऑक्सीजन इन मसल इज़, मसल के अंदर जो पिगमेंट ऑक्सीजन को स्टोर कर रहा है वो पिगमेंट होगा मायोग्लोबिन। याद रखना है कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन के बारे में कि हीमोग्लोबिन की जो कैरिंग कैपेसिटी है वो ज़्यादा है लेकिन बाइंडिंग कैपेसिटी मायोग्लोबिन की ज़्यादा है। मतलब हीमोग्लोबिन एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को कैरी कर सकता है, लेकिन मायोग्लोबिन एक ही ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को कैरी करेगा, लेकिन बाइंडिंग कैपेसिटी मायोग्लोबिन की क्या होगी, ज़्यादा होगी और मायोग्लोबिन स्टोर कर रहा होगा ऑक्सीजन को, जबकि हीमोग्लोबिन स्टोर नहीं करेगा बल्कि उसको क्या कर रहा होगा, ट्रांसफ़र कर रहा होगा ब्लड के अंदर डिफरेंट टिश्यूज़ तक ट्रांसपोर्ट करने का काम कर रहा होगा हीमोग्लोबिन। क्वेश्चन 204, न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स आर प्रेजेंट इन विच पार्ट ऑफ ब्रेन। तो न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स कौन से होंगे? न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स का मतलब कि यहाँ पे सेंसरी नर्व्स को चेंज किया जा रहा होगा इनटू हार्मोनल रिस्पॉन्स। न्यूरोसेक्रेटरी 2 वर्ड्स का कम्बिनेशन है। तो जो सेंसरी नर्व्स यहाँ पे पहुँच रही होंगी उनको कन्वर्ट किया जाएगा इनटू हार्मोनल कंट्रोल और ये सिस्टम मौजूद होता है इनसाइड द हाइपोथैलेमस, ब्रेन के अंदर। अल्फा ऑप्शन। क्वेश्चन 205, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ ग्लूकागोन हार्मोन। तो पैंक्रियाज से बेसिकली 2 तरह के हार्मोन रिलीज हो रहे होती हैं, इंसुलिन और ग्लूकागोन। इंसुलिन ब्रेक डाउन कर रहा होगा किस चीज़ की, ग्लूकोज को कन्वर्ट करवा रहा होगा वापस ग्लाइकोजन के अंदर, और ग्लूकागोन का काम होगा ग्लाइकोजन को ब्रेक करना बैक इनटू ग्लूकोज। तो ग्लूकागोन ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज कर रहा है ब्लड के अंदर। तो जो मोस्ट सूटेबल यहाँ पे ऑप्शन नज़र आ रहा है तो वो नज़र आ रहा है अल्फ़ा, ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज, ये काम करवा रहा होगा ग्लूकागोन हार्मोन। नीचे नज़र आ रहा है ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन, ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन ये काम करवा रही होगी इंसुलिन, और ग्लूकोज टू लिपिड्स ये लिपोन्यूजेनेसिस साइकिल होता है, और ग्लूकोज टू प्रोटीन्स भी साइकिल प्रोसीड होती हैं जिसमें ग्लूकोज को प्रोटीन के अंदर कन्वर्ट किया जा रहा होता है। एडिसन्स डिजीज़ इज़ काज ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ। तो जहाँ पे हम एड्रीनल कॉर्टेक्स को डिस्कस करते हैं वहाँ पे 2 चीज़ें देखते हैं। एड्रीनल कॉर्टेक्स की अगर अंडर सिक्रीशन हो, मतलब सिक्रीशन कम हो एड्रीनल कॉर्टेक्स की, तब एडिसन्स डिजीज़ हो रही होगी जिसमें बॉडी का मेटाबॉलिक रेट ओवरऑल क्या होगा, लो होगा, और बॉडी के अंदर जो आयंस का बैलेंस है वो भी क्या होगा, कम होगा। तो ये सारा कुछ देखने को मिलेगा एड्रीनल कॉर्टेक्स के अंदर, और एड्रीनल कॉर्टेक्स की भी लो सिक्रीशन की वजह से। अगर यही एड्रीनल कॉर्टेक्स की सिक्रीशन ज़्यादा होना शुरू हो जाए तो उसको हम लोग नाम देते हैं कशिंग डिजीज़ का। क्वेश्चन 207, विच ग्रुप ऑफ हार्मोन इज़ मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड एंड देयर डेरिवेटिव्स। तो हार्मोन्स के बारे में याद रखना है कि वैसोप्रेशन एंड एडीएच ये बने हुए होते हैं पॉलीपेप्टाइड से, पॉलीपेप्टाइड नॉट प्रोटीन्स, और उसके बाद एपिनेफ्रीन एंड नॉर एपिनेफ्रीन ये अमाइनो एसिड एंड देयर डेरिवेटिव से बने हुए होंगे। एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन ये क्या हैं, गोनाडोट्रोफिक हार्मोन है, तो ये बने हुए होंगे लिपिड से, क्योंकि यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल का रोल होता है इनकी फॉर्मेशन के अंदर। और डेल्टा ऑप्शन में है इंसुलिन एंड ग्लूकागोन, बोथ ऑफ दीज आर प्रोटीन इन नेचर। तो जो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे बन रहा है वो है बी,
epinephrine and norepinephrine. Question 208, thymus gland is involved in maturation of, तो thymus gland बेसिकली मैच्योर करवा रहा होगा T lymphocytes को, जबकि B lymphocytes मैच्योर हो रही होंगी बुर्सा ग्लैंड्स के अंदर, और ये फर्स्ट टाइम डिस्कवर हुई थी बर्ड्स के अंदर, इसलिए बुर्सा ग्लैंड्स में, तो इसलिए उनको कहते हैं बी लिम्फोसाइट। तो थाइमस ग्लैंड का रोल होगा टी लिम्फोसाइट को मैच्योर करवाने के अंदर। इन पैसिव इम्यूनिटी विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट आर इंजेक्टेड इनटू द ब्लड, तो पैसिव इम्यूनिटी एक इमीडिएट रिस्पॉन्स होता है इम्यून सिस्टम के लिए कि जिसमें हम लोग डायरेक्टली एंटीबॉडीज़ को इनटेक कर रहे होते हैं इनसाइड द बॉडी, तो वो एंटीबॉडीज़ इमीडिएट रिस्पॉन्स करती हैं लेकिन लॉन्ग लास्टिंग रिस्पॉन्स नहीं होगा। तो पैसिव इम्यूनिटी के अंदर हम इम्यूनोग्लोबुल्स को इंजेक्ट करवा रहे होते हैं इनसाइड द बॉडी। और जबकि अगर एक्टिव इम्यूनिटी को देखा जाए तो एक्टिव इम्यूनिटी के अंदर एंटीजन्स जाके क्या करते हैं, बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करवाते हैं, और ये लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट होता है एक्टिव इम्यूनिटी का हमारी बॉडी के ऊपर कि अगर फ्यूचर में दोबारा कभी वो डिज़ीज़ हमारी बॉडी के अंदर आना चाहे तो जो एंटीबॉडीज़ हैं वो उसको रिस्ट्रिक्ट कर देंगी। जबकि पैसिव इम्यूनिटी के केस में जो एंटीबॉडीज़ हम लोग इनटेक करेंगे वो फॉर द शॉर्ट टाइम होंगी और उसके बाद वो डिजनरेट हो जाएंगी। म्यूकस मेम्ब्रेन आर पार्ट ऑफ बॉडी डिफेंस सिस्टम एंड दे ऑफर, तो म्यूकस मेम्ब्रेन हमारी बॉडी के अंदर फिजिकल बैरियर के तौर पर काम कर रही होगी। तो याद रखना है हमारी बॉडी के अंदर 3 लाइन ऑफ डिफेंस सिस्टम है। फर्स्ट है हमारी स्किन, तो स्किन के अंदर ही हम म्यूकस का समहाउ रोल देख लेंगे। तो स्किन प्रोटेक्टिव लेयर के तौर पर काम कर रही है। उसके बाद हमारी बॉडी के अंदर जो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस सिस्टम है वो बना रहे हैं मैक्रोफेजेस। मतलब अगर हमारी बॉडी में ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इंजेक्ट हो भी जाएं तो उनको मैक्रोफेजेस क्या कर लेती हैं, इनगल्फ कर लेती हैं। और थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस सिस्टम हमारी बॉडी में बन रही होगी जो हमारी बॉडी के अंदर लिम्फोसाइट्स होते हैं वो एंटीबॉडीज़ बनवा रहे होंगे, और वो जो लाइन ऑफ डिफेंस सिस्टम होगी वो कौन सी होगी, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस सिस्टम। तो म्यूकस हमारी बॉडी में फिजिकल बैरियर का काम कर रहे होंगे, अल्फा ऑप्शन। इमीडिएट प्रोटेक्शन इज ऑब्टेन फ्रॉम, अभी हमने ऊपर देखा कि पैसिव इम्यूनिटी के केस में जो रिस्पॉन्स होगा वो वेरी इमीडिएट होगा लेकिन लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगा। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है अल्फा। द इम्यूनिटी क्वेश्चन 212, द इम्यूनिटी इन विच टी सेल्स रिकग्नाइज द एंटीजेंस और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज नोन एज, तो हमारी बॉडी के अंदर 2 तरह के रिस्पॉन्स होते हैं, एक है सेल मेडिएटेड और दूसरा है ह्यूमोरल मेडिएटेड रिस्पॉन्स। तो सेल मेडिएटेड रिस्पॉन्स बेसिकली जनरेट हो रहा होगा टी लिम्फोसाइट की मदद से, जिसमें टी लिम्फोसाइट कॉम्बैट करेंगे जो फॉरेन पार्टिकल्स या जो जर्म्स इनटेक होंगे हमारी बॉडी के अंदर। और दूसरा ह्यूमोरल रिस्पॉन्स बी लिम्फोसाइट की मदद से होगा, जिसमें बी लिम्फोसाइट्स जो जर्म्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे या जो पैथोजेंस होंगे उनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करवा रहा होगा। तो टी लिम्फोसाइट के केस में जो रिस्पॉन्स जनरेट हो रहा होगा वो होगा सेल मेडिएटेड रिस्पॉन्स, चार्ली ऑप्शन। क्वेश्चन 213, ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन सिंथेसिस ऑफ एटीपी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन अकर इन, तो ये तमाम जो प्रिमिटिव सेल्स हैं उनके अंदर ये प्रोसेस हो रहा है ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन का, जिसमें कीमियोस्मोसिस के ज़रिए एनर्जी को क्या किया जाता है, सिंथेसाइज करवाया जाता है एटीपी की फॉर्म में। और ये एटीपी क्या है, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। ग्लाइकोलाइसिस इज द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ, तो ग्लाइकोलाइसिस के अंदर जो एंड प्रोडक्ट हमें मिलता है वो मिलता है पायरुवेट, जो कि 3 कार्बन कंपाउंड है, और एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल में टूटता है ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस। बिफोर एंटरिंग क्रेब्स साइकिल द पायरुवेट इज फर्स्ट डीकार्बोक्सिलेटेड एंड ऑक्सीडाइज्ड इनटू, तो क्रेब्स साइकिल के अंदर एंटर होने से पहले जो पायरुवेट बना था ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस वो चेंज होगा, वो ऑक्सीडाइज होगा, वहाँ से एक कार्बन को रिमूव किया जाएगा जिसको हम लोग कहते हैं डीकार्बोक्सिलेशन। तो उसके बाद वो चेंज हो जाएगा इनटू एसिटिक एसिड,
और फिर उस एसिटिक एसिड को चेंज किया जाएगा इनटू सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, फिर उसको एंटर किया जाएगा इनटू क्रेब्स साइकिल। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डेल्टा एसिटिक एसिड। क्वेश्चन 216, सम इलेक्ट्रॉन्स from secondary acceptor may pass back to the chlorophyll molecules by electron carrier system yielding ATP. This process is known as। अब सेल्स के अंदर समटाइम NADH, प्लांट सेल्स की अगर बात करें, NADH अकमुलेट होना शुरू हो जाएगा और ATP की सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो उस केस में जो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा, जो फोटो सिस्टम 1 का होगा, वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स वापस आ जाएंगे क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स के पास और एक साइक्लिक एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी रादर देन नॉन साइक्लिक वे। वैसे तो हम लोग देख रहे होते हैं जिसमें दोनों जो फोटो सिस्टम्स हैं वो वर्क कर रहे हों, अगर तो जेड स्कीम देखने को मिलती है या नॉन साइक्लिक पाथ देखने को मिलता है, जिसमें NADH NADP और जो ATP हैं वो दोनों प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ ATP ही बनवाना मकसद हो और ATP की सप्लाई कम हो तो फिर साइक्लिक फास्फोरिलेशन करवाई जा रही होती है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन बन रहा है वो है डेल्टा ऑप्शन, साइक्लिक फास्फोरिलेशन। जी स्कीम इज यूज्ड फॉर, तो जी स्कीम जो कि नॉन साइक्लिक फास्फोरिलेशन का हिस्सा होगी और इसके अंदर याद रखना है NADP और ATP दोनों प्रोड्यूस हो रहे होंगे जी स्कीम के अंदर। क्वेश्चन 218, द कॉमन वेक्टर यूज्ड इन रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी आर। तो रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी के अंदर जो कॉमन वेक्टर यूज़ किए जाते हैं ये हैं प्लाज्मिड्स। इनका जिक्र फर्स्ट ईयर की बुक में भी है और बायोटेक्नोलॉजी वाले चैप्टर 23 में भी है। तो प्रोब्स को हम बेसिकली आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, और पैलिंड्रोमिक स्पेसिफिक सीक्वेंस होती हैं जब रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कट करता है DNA को किसी खास सीक्वेंस से। क्वेश्चन 219, द एंजाइम यूज्ड टू आइसोलेट जीन फ्रॉम DNA इज नोन एज। तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को हम लोग यूज़ करते हैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस को कट डाउन करने के लिए DNA के मॉलिक्यूल्स को इनटू स्मॉल पीसीज ऑफ जीन्स। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है चार्ली, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। क्वेश्चन 220, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज टेम्परेचर इनसेंसिटिव। तो टेम्परेचर इनसेंसिटिव एंजाइम्स को यूज़ करना पड़ता है फॉर रेप्लिकेशन जब हम PCR करवा रहे होते हैं, क्योंकि PCR के अंदर हम लोग जब हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं तो जो नॉर्मल रेप्लिकेटिंग एंजाइम्स हैं DNA पॉलीमरेज वगैरह वो वहाँ पे वर्क नहीं करते, इसलिए हमें टैग पॉलीमरेज को यूज़ करना पड़ता है जो कि टेम्परेचर इनसेंसिटिव एंजाइम है। और ये जो बैक्टीरिया मौजूद होते हैं हॉट स्प्रिंग्स के अंदर, वहाँ पे उन बैक्टीरिया के अंदर ये टैग पॉलीमरेज मौजूद होते हैं। तो इन टैग पॉलीमरेज को यूज़ किया जाता है ड्यूरिंग PCR टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा बीटा। और इसी के साथ UHS पास पेपर 2011 की डिस्कशन एंड हुई, और अब ये पेपर आप लोगों को PDF फॉर्म के अंदर इसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, और ये सॉल्व पेपर आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।